हेलो एवरीवन, आई एम परितोष श्रीवास्तव। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अब न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 फ्रॉम द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कंजर्वेटिज्म पे हम बात करेंगे। कंजर्वेटिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम पुरानी सोच को या पुरानी सोच पे ही चलना चाहते हैं, नए जो चेंजेस हैं उस पर हम फोकस नहीं करते। ठीक है, तो ये एक कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो ऐसी सोच रखते हैं। तो अब हम चैप्टर पे अपने देखें तो अब हम फॉल ऑफ नेपोलियन पे बात करेंगे। ठीक है, 1815 1799 का जो मिलिट्री कू था या जो डायरेक्टरी को उसने ख़त्म किया था, फिर फाइनली 1804 में उसने अपने आप को, नेपोलियन ने अपने आप को चांसलर या प्रेसिडेंट वहाँ का फ्रांस का डिक्लेयर किया। और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक उसने वहाँ पे उसका एम्परर रहा। 1815 में 1812 में इसके पहले उसने रशिया से फाइट किया, जो कि उसके लिए नुकसानदायक रही। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 1815 में फिर इन चार नेशंस ने, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलके बैटल ऑफ वाटरलू में इसको डिफीट किया, नेपोलियन को। तो 1812 की जो बैटल थी वही एक तरह से डिसाइसिव हो चुकी थी, बट उसके बाद फाइनली 1815 में उसको हराया गया। तो ये जो कंजर्वेटिव जो नेशंस थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, ये मेन उस समय नेशंस थे जिन्होंने फिर आगे डिसाइड करने के लिए कि अब यूरोप को कैसे चलाना है, या जो उथल पुथल पूरे यूरोप में हो चुकी है उसको रीस्टोर कैसे करना, उसको दोबारा कैसे प्रॉपर अपने फॉर्म में उसको लाना है। तो इसके लिए ये सारे नेशन के जो डेलीगेट्स थे, ये वियना में, यानी ऑस्ट्रिया में है वियना, वहाँ पे ये बैठे, इन्होंने अपनी मीटिंग करी और ड्यूक मेटरनिक ने इसको होस्ट किया था। ड्यूक मेटरनिक वहाँ के चांसलर थे। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक, द वियना कांग्रेस। अब ये करना क्या चाहते थे? जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करे थे उनको ख़त्म करना चाहते थे। टू डू अवे विद द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या किया था? मोनार्की को ख़त्म किया था, प्रिविलेज और अनप्रिविलेज क्लासेस का जो डिस्टिंक्शन था उसको ख़त्म किया था। ठीक है, टैक्सेस का सिस्टम सभी के लिए यूनिफॉर्म कर दिया था। जो प्रिविलेज अनप्रिविलेज क्लासेस, ये चीज़ें ख़त्म की। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश नेपोलियन ने करी थी काफ़ी हद तक। तो ये सारी चीज़ें ये जो कंजर्वेटिव नेशन थे ये ख़त्म करना चाह रहे थे, और इसके लिए ड्यूक मेटरनिक के साथ इन्होंने एक कांग्रेस ऑफ वियना ये वहाँ पे चला और उसको होस्ट किया ड्यूक मेटरनिक ने। इसका जो पहला, इसका सबसे जो फर्स्ट इसमें अटेम्प्ट था वो था कि फ्रांस में दोबारा बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर करना। तो सबसे पहले इन्होंने फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, ताकि जो लोग हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाए कि नेपोलियनिक जो एरा था वो ख़त्म हो चुका और दोबारा से अब उनको जो मोनार्की है उसके अंडर में ही रहना पड़ेगा। As per the Treaty of Vienna, signed by the leaders of the 4 countries after the Congress, the Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. Annex मतलब होता है एडिशनल पार्ट या ऐड करना। ठीक है, एडिशनल पार्ट को ऐड करना किसी को, तो दैट इज़ एनेक्सेशन। तो नेपोलियन ने जितने अदर जो पार्ट्स थे, जो नेबरिंग स्टेट से, उनको कैप्चर करके फ्रांस में मिलाया था, फ्रांस की जो बाउंड्री थी उसको बढ़ाया था। तो वो चीज़ें, वो जो स्टेट थे उनको दोबारा से फ्री कर दिया गया। ठीक है, और बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, कहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स बनाए गए, ताकि जो फ्रांस है उसको चारों ओर से कॉर्डन कर दिया जाए। फर्दर जो एक्सपेंशन फ्रांस अगर फ्यूचर में अपना चाहे तो वो ना कर पाए।
तो नॉर्थ में इसके लिए नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम को बनाया गया। ये सभी ख़त्म हो चुके थे वार के दौरान। To prevent French expansion in future, many new states were created. The Netherlands and Belgium, इनको establish किया गया नॉर्थ में। साउथ में जेनुआ एंड पाइडमेंट, ठीक है, जो कि इटालियन पार्ट्स थे। अभी इसका जब हम इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो फिर ये आएगा। तो साउथ में जेनुआ और पाइडमेंट बनाया गया। वेस्ट में प्रूसिया था। Prussia emerged as the most powerful state of the German Confederation on the western frontier of the erstwhile Napoleonic French Emperor. तो ये जर्मन यूनिफिकेशन पूरा होने के बाद ये प्रूसिया से ही स्टार्ट हुआ जर्मन यूनिफिकेशन, जो कि पहले छोटा सा सिर्फ एक प्रूसिया ही था जो कि वेस्ट में था, ठीक है। फ्रांस के वेस्ट में प्रूसिया बना के इसको कोऑर्डिनेट किया गया। साउथ में जेनुआ और पाइडमेंट बनाया गया जो कि इटली के पार्ट थे। पोलैंड मिल गया किसको? रशियन एम्पायर को मिल गया। जो पोलैंड पे पूरा जो कंट्रोल था वो किसको मिल गया? रशिया को मिल गया। सिमिलरली नॉर्दर्न इटली का जो कंट्रोल था वो ऑस्ट्रिया के पास चला गया, ठीक है। ये चीज़ें हुई। ये जो जितने भी नेशंस थे, जो मेनली रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स जो थे उनको अपने कंट्रोल में लिया और फ्रांस को चारों ओर से कोऑर्डिनेट किया। एक चीज़ इसमें ये करी गई कि जर्मन कन्फेडरेशन वाज लेफ्ट अनटच्ड। ये पूरा जर्मन कन्फेडरेशन स्टैब्लिश किया था, जो वहाँ पे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस किए थे नेपोलियन ने, चाहे वो बिज़नेस को लेके हो, चाहे वो कॉमन वेट एंड मेजर सिस्टम का कॉन्सेप्ट हो। तो ये जो पॉजिटिव चेंजेस थे, कस्टम बैरियर्स जैसे ख़त्म किए थे, तो इनको अनटच्ड रखा गया, यानी किसी भी तरीके का चेंज इसमें नहीं किया गया। German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched, ठीक है। अब ये जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी ये कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट से चल रही थी, ठीक है। कंजर्वेटिज्म मैंने बताया क्या होता है कि ये जो रूलर्स हैं, यानी जो कंजर्वेटिज्म का जो थिंकिंग है वो क्या कहती है, हमारा पुराना सिस्टम, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो एज इट इज़ हमें मिलती रहे और किसी भी पॉजिटिव चेंजेस को वो एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे चेंजेस जिसमें कि उनका नुकसान हो या उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी डिग्निटी है, उसमें कहीं कमी आए तो वो ऐसे चेंजेस को टॉलरेट नहीं करते। दूसरा, क्रिटिसिज्म को भी टॉलरेट नहीं करते, यानी कमेंट नहीं आप कर सकते, कमियां नहीं निकाल सकते या क्वेश्चन नहीं कर सकते उनकी लेजिटिमेसी पे, यानी कैसे गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म किया, ऑटोक्रेटिक मैनर में कैसे वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। मोस्ट कंजर्वेटिव्स however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days, यानी जो रिवोल्यूशंस चल रहे थे फ्रांस में, चाहे वो 1789 का हो या फिर नेपोलियनिक एरा हो या फिर डायरेक्टरी वाला पीरियड हो, तो उस टाइम पीरियड का जैसा सोशल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था या इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर आप कहिए, तो उसको नहीं चाहते थे कि दोबारा से वो एटमॉस्फेयर लौट के आए, ठीक है। यानी जो चेंजेस हुए हैं उनको पॉजिटिव मैनर में, अपने लिए पॉजिटिव मैनर में वो आगे ले चलना चाह रहे थे। यानी मोनार्की विद मॉडर्नाइजेशन, जो भी मॉडर्न चेंजेस हुए थे, चाहे वो डिफेंस में हुए हों, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में हुए हों, चाहे वो पॉलिटिकल टर्म्स में हुए हों, उनको मेंटेन रखना चाह रहे थे, ठीक है। ऑटोक्रेटिक मोनार्की चलती रहे और जो आर्मी है वो अपना काम करती रहे। जो डायनेमिक इकोनॉमी या एबोलिशन जो किया गया फ्यूडलिज्म का, सर्वडम का, कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। ये सारी चीज़ें बेस्ट मैनर में यूटिलाइज करी जाएं और मोनार्की दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाए और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमें मिलती रहे। तो ये था कंजर्वेटिव्स का माइंडसेट। बट एक चीज़ यहाँ पे थी कि ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, ठीक है। किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म वो बर्दाश्त नहीं करते थे, ठीक है। कमेंट वहाँ पे कोई नहीं कर सकता, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि
गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हुई, ऑटोक्रेटिक मैनर में किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, या फिर लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों नहीं है, उसकी लेजिटिमेसी पे भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इनका जो कंजर्वेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, और इन कंट्रीज़ ने मेनली ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया ने इस तरीके से ये चेंजेस वहाँ पे किए। फ्रांस के चारों तरफ ये स्टेट्स, नए स्टेट्स बनाए, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे उनको डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने कंट्रोल में लिया, और कांग्रेस ऑफ वियना में ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी 1815 में, और इसको होस्ट किया था कांग्रेस ऑफ वियना को ड्यूक मेटरनिख ने, जो वहाँ के चांसलर थे। ठीक है, तो ये पूरा आपका टॉपिक था, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप यानी यूरोप के मैप में ये चेंजेस किए गए, और इस तरीके से यूरोपियन जो डिफरेंट नेशंस थे उनको कंट्रोल किया गया, बेसिकली फ्रांस को। ठीक है।